तो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ लाइफ सही चल रही होगी। वैसे ये फ्लेम एम्बर का एपिसोड नंबर 372 और इसमें जन फाइनली अपनी एक पर्सनल फोर्स को स्टेबलाइज करने वाला है। बेसिकली ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बिल्कुल लास्ट तक देखना। हमने पिछले पार्ट में देखा था किस तरीके से जियान उस पॉइजन डीमन एम्प्रेस को खत्म कर देता है। एपिसोड तो वो भी खतरनाक था। अब चलो इसकी शुरुआत करते हैं। जब वो एम्बर फ्लेम्स डीमन पॉइजन एम्प्रेस को पूरी तरीके से जला के राख कर देती है, आसमान सामान्य यानी कि नॉर्मल होने लगा था। ऑफ कोर्स क्योंकि जन अभी अपने फ्लेम डोमेन में होता है, लोगों को मालूम नहीं पड़ा होता कि कौन जीता। अभी वानो सैकी जो 4 या 5 स्टार दो इमोर्टल्स यहाँ पे आए होते हैं, वो इविलिस के एक्सपर्ट्स को खत्म कर चुके थे। बिना किसी शक के भारी बैटल का रिजल्ट एकदम क्लियर हो गया होता है। तभी हम फोकस करते हैं काइलिन की तरफ, जिसके साइड में फदकती हुई शैडो पहुंचती है, जो पूछती सिस्टर काइलिन क्या आप ठीक हो। इस लड़की को देख के काइलिन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। काइलिन जानती थी कि म्यूइंग जियान के लिए फीलिंग्स को रखती है, लेकिन जियान ने उससे और दूसरों से जुड़े होने की वजह से हमेशा से यिंग से दूरी बना के रखी है। लेकिन तब भी जियान को बचाने के लिए यिंग ने खुद को सेक्रीफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अगर जियान यिंग को वापस नहीं ला पाता तो काइलिन के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बात रह जाती। लेकिन उसे भी महसूस होता है कि उसने जिस इंसान पे भरोसा किया है वो सही है। काइलिन धीरे से अपने हाथ उठा के म्यूइंग की नाजुक हथेली को थाम लेती है। वो कहती है सब ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, वो जीत के वापस लौटेगा। म्यूइंग नॉट करके चुपचाप से काइलिन के साइड में खड़ी हो जाती है। हल्की सी मुस्कान तो उसके चेहरे पे भी थी, जैसे उसने आधी जंग जीत ली हो, क्योंकि अब तक सैक मास्टर हुई और बाकी लोग भी आ चुके थे। इन्हें जब मालूम पड़ता है कि क्वीन मेडुसा जियान की फर्स्ट वाइफ है, तो पास में आके बोलते हैं क्वीन रिपोर्ट। टोटल 3700 एनिमीज थे, जिनमें से अब कोई नहीं बचा है। खासकर जिस तरीके से काइलिन ने अपनी 5 स्टार दोशान के स्टैंड के साथ भी उस पीक 6 स्टार दोशान पॉइजन एम्प्रेस का बराबरी पे सामना किया होता है। ये वानो सैकी लोगों के दिलों में अलग ही रिस्पेक्ट भर देता है। काइलिन हल्की सी स्माइल के साथ नोट करके बोलती है आप लोग सच में दूर से आए हो, इसलिए अब आपको भी आराम करना चाहिए और ढोआ जाओ, इन सबको रेस्टिंग एरिया में ले जाओ। हुई और बाकी सारे एडलेस हाथ कप करके नोट करते हैं। ये काइलिन को थैंक यू बोलते हैं। काइलिन बाकी के एक्सपर्ट्स को वापस भेज देती है। वो ऑर्डर पास करती है कि गार्डियन इस मैदान को साफ करो और एक पावरफुल टीम को ले जाके जॉन सेंटिन की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को सही करो। उसमें डैमेज हो चुका है। लोग चुपचाप से अपने टास्क को पूरा करते हैं। तभी आसमान में एक स्पेस पोर्टल बनता है। फिर होता है जियान का फिगर। उसे सुरक्षित देख काइलिन और म्यूइंग के चेहरे पे जो छिपी हुई चिंता थी वो भी रिलीफ में बदल जाती है। ये हो करके बोलती है आखिरकार लौट आया। काइलिन जियान से कहती है चलो पहले लौटते हैं, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ये तीनों जाने लगते हैं ज्वेलिंग माउंटेन की तरफ। वहीं पे जियान जब इन दोनों फीमेल्स के बीच में इस तरीके से तालमेल को देखता है, वो टिस्क टिस्क करके बोलता है इन दोनों ने इतनी जल्दी समझौता कर लिया, क्या मुझे घर से बाहर सोना पड़ेगा। खैर इस बैटल का एंड रिजल्ट सामने था। ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला करने वाले सारे एनिमीज धराशायी हो चुके थे। बेसिकली ज्यादातर इविल एक्सपर्ट्स की बॉडीज भी नहीं बची होती। जॉन सेंटिन पहले से ही कई ज्यादा मजबूत था। साथ में जियान के साथ जो 10,000 सैके फाइटर्स आए थे, ये एडवांटेज को एकदम ओवरवेलमिंग कर देते हैं। सीन दिखाया जाता है ज्वेलिंग माउंटेन्स के एक पहाड़ की चोटी का। ये माउंटेन सच में ह्यूज होता है और इसी के ऊपर स्नेक क्वीन का वो मेन पैलेस मौजूद था। इसे जिस तरीके से एक बड़ी सी सांप की शेडो ने ढक रखा होता है, जिसकी ग्रैंडनेस को और बढ़ा देती है। हमें सबसे फ्रंट में दिखाई देती है जियान की मूर्ति, जिसके चारों तरफ अलग अलग रास्ते बने हुए थे। लोग जब भी इस मूर्ति के सामने से गुजरते हैं, इनकी आंखों में रिस्पेक्ट दिखाई देती है। सीढ़ियों पे चढ़ने वाला जियान, जिसके साथ में अपनी दोनों कंपेनियंस थी, वो कहता है स्टैचू लगता है इसमें सच में एफर्ट लगाए गए हैं, इसकी डिटेलिंग बहुत शानदार थी। काइलिन कहती है बिल्कुल, इसे बनवाने वाले एल्डेजू हैं। ये सुन के जियान पूछता है जूला और येंची का क्या हुआ। काइलिन एक्सप्लेन करती कि जॉन सेंटिन के कई डिसाइपल्स तुम्हारे जाने के बाद लौट गए थे। ये सब ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट के मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन एल्डेजू ने बर्निंग एसेंस पवेलियन के अंदर रह के और भी कई नए टैलेंट्स को तैयार करने का जिम्मा संभाला। वहीं पे सीनियर येंची वो हाल ही में रिट्रीट में चले गए हैं 4 स्टार दोशान की बैरिक को तोड़ने के लिए। जब से पूरी बातों को समझने के बाद जियान पूछता है वैसे यूरू कहाँ पे है। उसे अच्छे से आता है कि ज्वेलिंग किंग से फाइट में यूरेन ने उसकी बहुत मदद करी होती है। काइलिन बताती है कि ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट में जैसे ही खतरा खत्म हुआ और तुम घोस्ट वर्ल्ड चले गए थे, तो यूरू भी यहाँ से गायब हो गई है। जब मैंने उसके मास्टर से पूछा तो उनके हिसाब से यूरू फेरी मून के नेटेंस को हासिल करने के लिए इमोर्टल वर्ल्ड गई है। जियान चौंक के बोलता है इमोर्टल वर्ल्ड। वो जानता था कि वहाँ इंसान कम होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं उनके लेवल्स होते एकदम टॉप नॉच। वो साय करके बोलता है ठीक है, उम्मीद है उसके ऊपर कोई बड़ा खतरा नहीं आएगा। ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट की एज पे जो चिंग सिटी है, हमें उसकी यू फैमिली का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक समय पे उन सब ने हमारा ध्यान रखा था। चलो अब लौटते हैं। इस ज्वेलिंग माउंटेन की चोटी पे एक बहुत विशाल मंदिर था। ये काइलिन का रिट्रीट प्लेस था।
ऑफ कोर्स मियूंग और जियान के आने के बाद ही उनका भी घर बन जाता है। साथ में उस जगह की रौनक बढ़ गई थी। जो पीछे गार्डन में तालाब होता है उसके सामने की पवेलियन का हम नजारा देखते हैं। काइलिन चुपचाप से अपनी सीट पे बैठी होती है। दूसरी तरफ मियूंग जमीन पे बैठ के एक जेड पियानो को बजा रही थी। काइलिन बताती है कि तुम्हारे जाने के दौरान ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट की सारी फोर्सेस हमारे अधीन हो गई। इसमें तुम्हारी मास्टर और कई टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें बैठा जियान बोलता है, मैं भी घोस्ट वर्ल्ड के हजारों एलिट्स को लेके आया हूँ। ये सब भरोसेमंद होने के साथ साथ मेरे लिए जान की बाजी लगा सकते हैं और ज्यादातर दोषान लेवल पे। मुझे लगता है इनके साथ ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट की पावर एक नए लेवल पे पहुंचने वाली है। काइलिन मुस्कुरा के बोलती है, बाकी ताकतों की चिंता नहीं, अब जॉन सेंटिन के सारे सुपर सैक्स पे भरोसा किया जा सकता है। इनके अलावा हमारी स्नेक ट्राइब में भी कई नए एक्सपर्ट्स राइज हुए हैं जो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। जियान के घोस्ट वर्ल्ड जानने के बाद काइलिन ने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन क्योंकि अब वो वापस लौट आया है तो काइलिन फिर से चुपचाप से बैकग्राउंड में रह सकती है और चीजों को हैंडल कर सकती है। वहीं पे सारी लैम नाइट होगी जियान के ऊपर। जियान सॉफ्ट टोन में बोलता है, तुमने सच में बहुत हार्ड वर्क किया है। टाइम आ चुका है कुछ और मैटर्स को संभालने के बाद हम दोची कॉन्टिनेंट एक बार वापस लौटे। काइलिन से जुगा के हम बोलती है। ये कुछ देर की बात होती है जब काइलिन ने मियूंग को इशारा किया था। मियूंग पूछती है, लेकिन अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? जब इस पवेलियन में सवाल गूंजा था ऐसा लगता है जियान की सारी नसें फड़फड़ाने लगी हों। जियान फील करता है कि वो आगे जो कदम उठाएगा उसका इम्पैक्ट छोटा नहीं होने वाला। वो खुद से पूछता है अगला कदम क्या होना चाहिए। अभी मिरर फायर सेक्ट यानी कि वानो सेक्ट और ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा उसके कंट्रोल में होता है। ये पावर सच में बहुत ह्यूज थी, लेकिन जियान तो जुनों से मिला नहीं होता और न ही वो शाओलिन के रहस्यों के बारे में पता लगा पाया था। तो वे सवाल उठता है कि उसे करना क्या चाहिए। जब उसकी चिंता से भरे एक्सप्रेशन को काइलिन देखती है उसे रिला के बोलती है, तुम अपने ऊपर इतना दबाव मत डालो, जो भी तुम्हारा फैसला होगा हम सब तुम्हारे साथ हैं। और जूनर भी ठीक है, मुझे लगता है वो भी डुइन कॉन्टिनेंट में अपने क्लैन के अंदर होगी। यह चीजें स्टेबल होने के बाद तुम उसे ढूंढने चले जाना। असल में ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर काबू पाने के दौरान काइलिन ने कई स्काउट सूनर और गुयुआन जुकुन की तलाश में भेजे होते हैं, लेकिन अभी इनके सुराग नहीं मिले। यह नोट करता है, वो कहता है अभी हमारे पास बहुत कुछ है। मुझे लगता है इस मोमेंट का फायदा उठा के हमें एक बड़ी फोर्स को तैयार करना होगा। पवेलियन का स्पेस ट्रैम्बल होता है। इसमें से केवल एक जाने पहचाने फिगर सब पे रोने लगे थे। ये सब बोलते हैं हम बस यही सुनना चाहते थे। देवजन की तरफ देखता है, ये थे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के मास्टर फेंटियन, पॉइजन सेक्ट की मास्टर, मेडिसिन वैली के वैली मास्टर और बाकी के लोग। ये ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट के असली डिसीजन मेकर्स थे। ये भले कल्टीवेशन के मामले में जियान से कम हो, लेकिन अपने अपने फैक्शंस के एब्सोल्यूट लीडर्स होते हैं। अगर जियान एक नई फोर्स को बनाना चाहता है तो इन सब का सहमत होना बहुत जरूरी था। मेडिसिन वैली के मास्टर मुस्कुरा के बोलते ही हम बिना बुलाए आ गए हैं। उम्मीद करता हूँ लॉर्ड जियान आप नाराज नहीं होगे। एक्चुअली बैटल खत्म होने के बाद सब यहीं पे आए थे। ऑफ कोर्स एक काइलिन की योजना के अंतर्गत हो रहा था। ऑल्दो मेडिसिन वैली के वैली मास्टर की पावर 2 स्टार दोशान की पीक की होती है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो थे एक एल्केमिस्ट और उनके पास इमोर्टल लेवल की सोल पावर थी। ऑफ कोर्स जियान के सामने अब कोई घमंड नहीं दिखा सकता था। इन सारे फिगर्स को देख के जियान का खून उबाल मारने लगता है। वो हंस के बोलते आप सब सीनियर्स हैं, मैं आपको क्यों ब्लेम करूंगा। आइए बैठिए। उसकी एक नजर जाती है काइलिन के ऊपर। क्लियरली उसकी वाइफ ने उसका बहुत समय बचा दिया होता है। सब अपीयर होते हैं मैनर हॉल के अंदर। सबसे पहले बोलने वाले थे फेंटियन, जो बोलते हैं लॉर्ड जियान आपकी पावर अनमैच्ड है और भले आपके साथ बस कुछ हजार लीड्स आए हो, लेकिन अकेले ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये सुन के जियान मनी मन में मुस्कुरा के बोलते हैं बोलिए। क्लियरली ओल्ड फॉक्स फेंटियन भी यहाँ पे माहौल बना रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग अब भी डाउटफुल थे। फेंटियन कहते हैं ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट की सारी पावर्स को जोड़ के एक नई पावर बनाई जाए। इन शब्दों के साथ हॉल में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। भीड़ में कुछ लोग बोलते हैं फेंटियन इतनी आसान बात नहीं है। ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट पावरफुल फाइटर से भरा हुआ है। लॉर्ड जियान टैलेंटेड है, लेकिन इतनी कम उम्र में सारी पावर्स को जोड़ना, तो फिर लीडर कौन बनेगा। फेंटियन मुस्कान की चमकान के साथ कहते हैं, अगर कुछ दिनों पहले लॉर्ड जियान अपने साथ उन एलिट एक्सपर्ट्स को नहीं लाए होते तो ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट का अब तक नामो निशान मिट चुका होता। या फेंटियन का कहना बिल्कुल गलत नहीं था। ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट की किसी भी सेक्ट में अकेले इतनी पावर नहीं होती है कि वो पॉजिटिव एम्प्रेस का सामना कर पाए। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, लेकिन इतने बड़े फैसले को इतनी जल्दी नहीं लिया जा सकता। जियान चुपचाप से बैठा था। आगे बोलने वाले होते हैं मेडिसिन वैली के मास्टर। वो बोलते हैं अगर म्यू क्लैन और सोर्ड सेक्ट को कोई आपत्ति है तो क्यों ना अपनी बात को रखो। लोग एक दूसरे की आंखों में देख के अपने सर को झुकाने लगते हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रल थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। काइलिन धीरे से बोलती हाँ ये सच है, एक नई सुपर पावर बनने से पुराने ओवरलॉर्ड्स अपना मनचाहा बर्ताव नहीं कर पाएंगे। इसलिए म्यू क्लैन और सोर्ड सेक्ट जैसी पावर्स का विरोध करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये वैसे भी कई सुपर पावर्स को रिप्लेस कर चुके हैं। ये इतनी आसानी से किसी और की अथॉरिटी में कैसे आ सकते हैं। फाइनली जियान कहता है कि किसी को परेशानी है तो
खुल के बोलो। इसी के साथ वेंगोमोम की साउंड के साथ स्पेस ट्रैवल हुआ था, फैलती ऐसी इनविजिबल वेव्स जिसकी वजह से यहाँ मौजूद सारे एक्सपर्ट्स की खोपड़ी जलना जाती है। मेडिसिन वैली के वैली मास्टर जो कि अपनी एल्केमी स्किल्स और सोल पावर में बहुत कॉन्फिडेंट थे, अभी उनके एक्सप्रेशन भी सीरियस होते हैं। वो कहते हैं लॉर्ड जियान की सोल पावर बहुत डरावनी हो चुकी है। 10,000 सोर्ड्स एक्ट और म्यू क्लैनिंग लीडर्स फाइनली एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम माफी मांगना चाहेंगे। जियान भी पुश नहीं करता, वो एक नरमी से भरे लहजे में बोलता है ठीक है, अगर आपके अनएक्सेप्टेबल है तो फिर अपने अपने सेक्ट को लेके ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट को छोड़ दीजिए। ये बोलने के बाद बस जियान की सोल पावर रिलीज नहीं होती है, बल्कि अचानक से सबकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें फील होती है ऐसी इंटेंस पावर जो इनमें से किसी को भी तुरंत ही खत्म कर सकते थे। ये मनी मन में बोलते हैं 5 स्टार दोशियान, और सोल पावर ही इमोर्टल से काफी आगे जा चुकी है। भले जियान जानबूझ के किसी के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन इस मोमेंट में सब अपनी जगह पे जम चुके होते हैं और ये जानबूझ के अपने सिर को उठाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इस मोमेंट में पूरा ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट क्वीन मेडुसा के कंट्रोल में था और जियान के पीछे हजारों दोशियान्स खड़े होते हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। खासकर जियान ने जिस तरीके से म्यू क्लैन और सोर्साई को ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट से जाने के लिए बोला है, साफ तौर पे अगर कोई और इनकार करता है तो उसके ऊपर यही रूल अप्लाई होने वाला था। अगर जियान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर इन सब की जड़ें ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट में नहीं होती, जिसकी वजह से ना यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है, तो जियान इनकी राय भी नहीं लेता। आखिरकार वन सेक्ट में कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स निकल जाएंगे जिनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोशियान में पहुंच चुकी है। जियान कोई शब्द नहीं कहता, वो सबको चुपचाप से देखता रहता है। ये सीन चलता रहता है कुछ सेकंड्स के लिए। फाइनली एक औरत बोलती है लॉर्ड जियान, लगता है हम रास्ता भटक गए थे, हमारी दोनों सेक्ट आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। जैसे कोई एक बार चुप्पी तोड़ता है, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। एक के बाद एक लीडर्स खड़े होकर एग्री करने लगते हैं। यानी वानो सेक्ट के सेक्ट मास्टर से बोलता है होई, आने वाले कुछ दिनों में सारी फोर्सेस को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्ट की नींव न हिले और नई नई पावर्स को भी अलग रखना है। बैटल, डिफेंस और लॉजिस्टिक सप्लाई इन्हें अपने अपने सेक्ट के हिसाब से बांट दो, और हाँ, रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों फेयर रखना, जैसे सबको साथ में पनपने का मौका मिले। रूल्स तो इसके अलावा और भी कई होते हैं जिन्हें जियान एक एक करके सारे लीडर्स के सामने रखना शुरू कर देता है। हॉल में बस उसकी आवाज गूंज रही होती है। जियान कैसे लाइटिंग मेथड को देख के म्यूइंग भी चुपचाप से बोलती है लड़का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ऑर्गेनाइज्ड होगा, लेकिन किस तरीके से फोर्स का इस्तेमाल करके कोई दिक्कत नहीं होगी। म्यूइंग के हिसाब से लोग ऊपर ऊपर से मान गए, लेकिन अंदर से अब भी नाराज हैं। कायलिन मुस्कुरा के बोलती चिंता मत करो, जियान को लोगों को समझाना अच्छे से आता है, और भूलो मत वो एक एल्केमिस्ट भी है, ये काफी जल्दी दिल से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी कॉन्टिनेंट में जियान ने जादू फैलाया होता है, कायलिन ने उसे खुद विटनेस किया था। जब सारे हार्ड रूल एक्सप्लेन हो गए होते हैं, जियान स्माइल के साथ बोलता है क्योंकि अब नई फोर्स बन चुकी है तो आप सबको मेरा भी फायदा मिलेगा, मैं जल्दी सबको दोशियान पिल दूंगा। ये शब्द जब उसके होठों से बाहर आते हैं, लोगों की आंखें एकदम ट्रेम्बल होती हैं। आफ्टर ऑल यहाँ पे किसी दो दीपल की बात नहीं हो रही होती। ये अनाउंसमेंट सच में भयानक था। वैसे भी ज्यादातर लोग यहाँ पे 2 स्टार दोशियान के परफेक्शन या फिर लेट स्टेज पे थे। अगर इन्हें दोशियान पिल मिल जाती है तो 3 स्टार तो इमोर्टल में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली जियान का हमला सच में बहुत खतरनाक था। कुछ ही पलों में सारे लीडर साथ में बोलते हैं लॉर्ड जियान अब सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा। फैंटियान भी आगे आके बोलते हैं क्योंकि नई ताकत बनी चुकी है तो उसका एक मजबूत नाम भी होना चाहिए। वानु सेक्ट के एल्डर होयन मुस्कुरा के बोलते हैं क्यों ना इसे हम वानु यू कहें, मुझे लगता है फ्यूचर में इसकी पावर बस इस कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं रहेगी। जियान दोहरा के बोलता है यू। एल्डर होयन, तुम्हारा सपना सच में काफी बड़ा है। बेसिकली इसका मतलब होता है डोमेन, और एक डोमेन कहलाने के लिए कई प्लेन्स पे राज करना पड़ता था। अभी तो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है, आगे क्या होगा कौन ही जानता था। तभी कोई बोलता है नहीं 10,000 फायर डोमेन से अच्छा लैंड ऑफ फायर रखो। कोई कहता है लैंड ऑफ फायर, तो ग्रेटी हॉल मास्टर आप तो अब भी नींद में लग रहे हैं, ऐसा नाम तो बहुत पुराना लगता है। हॉल में हंसियों की आवाजें गूंजती हैं। जियान अपने माथे को सहलाते हुए बोलता है ये नाम फार्म देना सच में सिरदर्द का काम है। अब जब जियान के मेथड्स भी काम नहीं आ रहे थे, फाइनली टाइम आ चुका था कायलिन के स्टेप आउट करने का। वो आगे बढ़ के बोलती है मुझे लगता है एंडलेस फायर टेरिटरी एक सही नाम रहेगा। जियान दोहराता है एंडलेस फायर टेरिटरी। इस नाम में कुछ जादू सा था। इसे सुन के उसका दिल कांप उठा था। एट द सेम टाइम उसकी एम्बर ऑफ सोल फायर भी एकदम खुशी की लहरें फैला रही होती है, और लोग भी इस नाम को सुन के बोलते हैं एंडलेस फायर टेरिटरी। ये नाम सच में बढ़िया है। इसीलिए फिर लोग कायलिन की तारीफ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जन पूछते तो फिर ये तय हुआ एंडलेस फायर टेरिटरी। जोन सेंटिन के सारे सेक्स को इकट्ठा करके साफ साफ बंटवारा कर दो। ये ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट हमारा शुरुआती बेस होगा। लीडर्स एक एक करके नोट करने लगते हैं। इन्हें आगे आने वाले कुछ दिनों में काफी ज्यादा काम करना था, इसलिए टाइम आ चुका था अपने सेक्ट वापस लौटने का। वैंग बज बज की साउंड स्पेस ट्रैम्बल होते हैं। ये सब एक दूसरे से अलविदा कह के यहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। खासकर दोशियान पिल के बारे में सुन के
के लोगों के दिल में से भी जियान की विरोध की भावना हट जाती है। फाइनली जब हॉल में जियान की टोली रह गई थी, जियान मुस्कुरा के बोलता है एंडलेस फायर टेरिटरी, यिंग और काइलिन तुम दोनों इसकी मिस्ट्रेस रहोगी। फिर वो अपनी सीट पे बैठते हुए बोलता है पहले मैं मटेरियल्स इकट्ठे करने होंगे, आने वाले कुछ दिनों में दोशान पिल्स को रिफाइन करूंगा क्योंकि उसके बाद एक लॉन्ग जर्नी पे जाना है। काइलिन पूछती है कि 10 पिल्स के मटेरियल्स काफी होंगे। जियान से लाके बोलता है 20 का करो, कुछ तुम्हारे पास भी रहेंगे। इस सब के बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जैसे जैसे खबर जॉन सेंटिन में फैलती है, वो सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के सैक भी चुपचाप से एंडलेस फायर टेरिटरी में शामिल होने लगते हैं क्योंकि इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में जॉन सेंटिन के पावरफुल एक्सपर्ट्स होते हैं। चीजें काफी स्मूथ जाती हैं और एंडलेस फायर टेरिटरी की पावर बहुत तेजी से बढ़ती है। वहीं पे ज्वेलिंग माउंटेन्स जहाँ स्नेक ट्राइब ने अब तक कब्जा कर रखा था, वो एंडलेस फायर टेरिटरी का बेस कैंप बन जाता है। ये खबर कुछ ही समय में दो दिशा फैंग कॉन्टिनेंट में ही फैल जाती है। ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट जो कि चारों कॉन्टिनेंट्स में सबसे कमजोर था, जान के लाई जाने वाले पावर हाउसेस की वजह से ये हाउ हाउ कॉन्टिनेंट को पीछे छोड़ के 3rd नंबर पे आ जाता है। फिर इसके ऊपर 30 एंशिएंट कॉन्टिनेंट और डोयन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे 8 एंशिएंट क्लैंस रहते थे, मतलब अब तो साथ ही रहते थे क्योंकि शाओ क्लैन तो गायब भी हो चुका होता है। आगे आने वाले दिनों में काइलिन और म्यूइंग खुद अलग ऑक्शन हाउसेस में जाके दोशान पिल्स के मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं और सच में प्रोसेस बहुत टीडियस था, लेकिन क्योंकि काम जियान ने सौंपा होता है तो दोनों फीमेल फिगर्स पूरा एफर्ट लगाती हैं। जड़ी बूटियों को स्टोरिंग में रखने के बाद जियान रिट्रीट चेम्बर की तरफ मुड़ आता। वो कहता है मैं दोशान पिल को रिफाइन करने के लिए रिट्रीट में जा रहा हूँ। खैर एंडलेस फायर टेरिटरी की प्रॉस्परस होने की जियान को कोई चिंता नहीं होती है। उसकी वाइफ 10,000 फायर सैक के साथ मिलकर पूरी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे। यही थी एंडलेस फायर टेरिटरी की शुरुआत, लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ने के लिए परेशानियों का आना बहुत जरूरी है, इसलिए ज्यादा समय नहीं बीता होता। लेकिन चुपचाप से एंडलेस फायर टेरिटरी की तरफ एक कैलेमिटी बढ़ रही थी। लेकिन यही चीज एंडलेस फायर टेरिटरी को पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में फेमस करने वाली होती है। हम फोकस करते हैं स्टोन चेम्बर के अंदर, जिसमें जियान चुपचाप से एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है। वो खुद से बोलता है मेडिसिन को रिफाइन किए हुए मुझे काफी समय हो गया, इसलिए थोड़ा सा अनफैमिलियर सा लग रहा है। घोस्ट वर्ल्ड की जर्नी में जियान का पूरा फोकस होली फ्लेम को हासिल करने और अपनी स्टैंड को ग्रो करने के ऊपर था। उसकी एल्केमी स्किल्स थोड़ी सी स्ट्रक्ड हो गई थी। ऑफ कोर्स सोल पावर के बढ़ने की वजह से उसकी रिफाइनिंग स्किल्स अपने आप ही इंप्रूव हो जाती हैं। बस जियान अभी ये महसूस नहीं कर पा रहा था। अगर बात करिए दोशान पिल की, तो किसी 4 स्टार दोशान ने उससे नीचे कल्टिवेटर को 1 स्टार ऊपर भेज सकते थे। हाउएवर इसे लाइफ में बस एक ही बार कंज्यूम किया जा सकता है और एक इमोर्टल 5th ग्रेड अर्थ टियर की मेडिसिन पिल होती है। अभी चुपचाप से बैठा हुआ जियान ये स्क्रोल को पढ़ रहा होता है। ये जानकारी भी तुम्हारे भाई ने चुपचाप से उसी स्क्रोल में से देखी होती है। दोशान पिल का रिफाइनिंग फार्मूला बहुत कीमती था, बट फॉर्चुनेटली मेडिसिन वैली के मास्टर के पास इसका एक इनग्रेव्ड स्क्रोल मौजूद था जो बिना हिचक के वो जियान को दे देते हैं। अपनी स्टोरी में कुछ जड़ी बूटियां और स्क्रोल को बार बार देखने के बाद जियान के चेहरे पे चिंता दिखाई देती है। वो खुद से कहता है मेरी पिछली एल्केमिस्ट टेक्निक 4th ग्रेड इमोर्टल टियर पे थी। लगता है हर बार इमोर्टल टियर के एल्केमिस्ट को एडवांस करने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और एक 5th ग्रेड इमोर्टल लेवल की पिल। लेकिन तभी उसके आईब्रोज के बीच में लाइटनिंग फ्लेकर होती है। बाहर आता है एक इल्यूजरी सा फिगर। जियान चौंक के बोलता है शाओले। भले शाओले के पास अपनी इंटेलिजेंस और लेकिन हमेशा से जियान के ऑर्डर्स को फॉलो करता था, लेकिन आज ये अपने आप ही बाहर आ गया था, जो जियान की थोड़ा सा कंफ्यूजन का मामला था। उसके चेहरे के वियर्ड एक्सप्रेशन को देख के शाओले बोलता है शक मत करो, घोस्ट वर्ल्ड में जाने के बाद तुम्हारी एल्केमी स्किल्स 4th ग्रेड इमोर्टल टियर तक पहुंच चुकी है, लेकिन सोल पावर इतनी ग्रो हो गई है कि तुम सीधा इमोर्टल टियर 5th ग्रेड के पिल को रिफाइन कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। बेसिकली अब तुम अपने आप को ऑफिशियली एक इमोर्टल रैंक 5th ग्रेड का एल्केमिस्ट मान सकते हो, जो कि दोशान पिल को रिफाइन करने के बाद कंफर्म हो जाएगा। ज्ञान अपने स्पिरिचुअल पैलेस के अंदर झांक के बोलता है आइशू लेट स्टेज, ये सोल पावर सच में कमाल है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। 20 दोशान पिल्स, शायद इसमें हमें कई महीने लग जाएंगे। भले ही उसने इस पिल को कभी रिफाइन नहीं किया हो, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर्स को देख के क्लियर था कि ये प्रोसेस छोटा नहीं होने वाला। शाओले हंस के बोलता है शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ रिफाइन कर सकता हूँ, आखिरकार हम एक ही हैं। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है लगता है आगे चल के तुम मेरे अच्छे हेल्पर बनोगे। दोनों साथ में बैठकर अपनी सांसों को स्थिर करने लगे थे, क्योंकि इस पिल को रिफाइन करना बच्चों का खेल नहीं था। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब जियान की आवाज गूंजती है कि चलो शुरू करते हैं। शाओले जानता था कि पिल को रिफाइन करना तभी सक्सेसफुल होगा जब जियान सफल होगा। इस 2 इमोर्टल पिल के जो मटेरियल्स की जरूरत होती है वो होते हैं फैंग शूजिंग, फिनिक्स मैरोजेड और स्किल पाउडर। ऑफ कोर्स इसके अलावा कई ऑक्सिलरी आइटम्स होते हैं। इसमें पहले रिफाइन करना होता है फैंग शूजिंग को। बाकी दोनों हर्ब्स थोड़ी सी आसान थी। जियान जैसे अपनी स्टोरिंग में टैप करता है, एक एक करके ब्लड क्रिस्टल्स बाहर आने लगते हैं। बिना देर के जियान बोलता है फायर, गूंजती है पफ की साउंड। उसकी 4 होली फ्लेम के फ्यूजन एम्बर रॉक सोल फायर बाहर आ गई थी।
जिससे इस कमरे का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। ये फ्लेम इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि इसके छूते वो फेंग शूजिंग अपने आप ही पिघलना शुरू हो गया था। हमें ये समझना चाहिए कि इस फेंग शूजिंग को ग्रेट 1000 के सबसे टफ मटेरियल्स में से एक माना जाता था। इसमें हेवन और अर्थ की बहुत ही खतरनाक एनर्जी छिपी होती है, लेकिन इस टेरिफाइंग होली फ्लेम के सामने इसे घुटने टेकने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। कुछ ही मिनट्स में गूंजती क्रैक 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 की आवाजें वो क्रिस्टल्स टूटने शुरू हो जाते हैं। जन अपनी सोल पावर से होली फ्लेम को कंट्रोल करते हुए बोलता है, अगला 9 वर्ड मैरोजेड, जो 2 शाइनिपल का असली कोर एसेंस बनेगा। एक हल्के से हरे रंग का पत्थर होता है जिसकी मेल्टिंग प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है। ये कुछ ही समय में एक बहुत ही शानदार सा दिखने वाला ग्रीन लिक्विड बन जाता है। इसके अंदर ऐसी पावर छिपी होती है जो सिरिस्टा दोशान को भी तबाह कर सकती है। लास्ट में इंग्रेडिएंट था स्केल पाउडर, बेसिकली एक जड़ी बूटी थी। जियान कहता है ये वॉलेंटोरी को बैलेंस करेगा वरना रिफाइनमेंट फेल हो जाएगी। चेम्बर में शावू शावू क्रैकल क्रैकल की आवाजें गूंजती है। तीनों कोर हर्ब्स धीरे धीरे रिफाइन हो रहे थे। टाइम भी स्लोली बीतता है। अगले 20 दिनों तक जियान अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। शाओले भी क्लियरली फील कर रहा था कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं। वो मनी मन में कहता है जियान की रिफाइनिंग स्किल्स लगता है 5th ग्रेड इमोर्टल टियर के पीक पे पहुंच चुकी है। अब ये हेवन टियर से दूर नहीं है। तभी सुनाई देती जियान की धाड़ की आवाज जो कहती है ब्रेक इट। सारे इंग्रेडिएंट्स होली फ्लेम से बेक होने के बाद लिक्विड्स और पाउडर में बदल गए होते हैं। कहीं गहरा लाल रंग दिखाई देता था तो कहीं एमरल्ड ग्रीन, और साथ में कई मल्टी कलर पाउडर भी तैयार थे। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो कि होता है फ्यूजन। सुश की आवाजें से जियान की हैंड्स एकदम लाइटिंग स्पीड से चेंज होती हैं। एक एक करके लिक्विड्स हवा में फ्लोट करते हैं जो पास आने लगे थे। इनके चारों तरफ बनता है कर्डन का शेप। खासकर जो पहले 2 इंग्रेडिएंट्स पास में आते हैं, कर्डन के अंदर गूंजने लगती हैं बैंग 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 की आवाजें। इनका वॉलेंट रिजेक्शन शुरू हो चुका था। जब शाओले इस मंजर को देखता है वो चिंता से भरी आवाज में कहता है क्या एक्सप्लोड होने वाला है, लेकिन यह अभी पूरे फोकस में होता है। वो लेफ्ट हैंड से कुछ हैंड्स को चेंज करके बोलता है गो। तुरंत ही वो कलरफुल पाउडर सीधा उस लिक्विड के ऊपर गिर जाता है। एट द सेम टाइम जियान की सोल पावर भी इंटेंस हो जाती है, जिसकी वजह से फाइनली बूमिंग आवाजें शांत होने लगती हैं और शुरुआत हो जाती है मर्जिंग प्रोसेस की। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक मेड से पिल का फॉर्म ले रहा होता है। इस सीन को देख शाओली भी अपने आप को अमेज होने से रोक नहीं पाता। वो तारीफ करते हुए बोलते हैं वाह, ये फ्यूजन सच में इतनी जल्दी हो गया। लेट से टाइशो रेन की सोल पावर सच में अपना अलग एडवांटेज रखती है। जिस मोमेंट में इनके बीच में फ्यूजन शुरू होता है आसमान डिस्टॉर्ट हुआ था। रंबल रंबल बूम बूम की साउंड के साथ कई गहरे लाल रंग के थंडर क्लाउड से इकट्ठे होने लगते हैं। ऑफ कोर्स बली ने सेंस करके बाकी लोग खौफ में आ गए हों, लेकिन शाओले के लिए बच्चों का खेल था। जियान भी फाइनली अपना पसीना पहुंचते हुए बोलता है अच्छी बात है कि रिफाइनमेंट फेल नहीं हुई, वर्ल्ड ऐसे नुकसान की वजह से मुझे खून के आंसू रोने पड़ते हैं। और अब चलो शुरू करते हैं बल्क रिफाइनिंग को। शाओले भी कहता है चलो, इसमें कम से कम आधा साल लगेगा। दोनों ने 2 शाइनिपल की बैचेस को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। इस प्रोसेस के दौरान जियान नोटिस नहीं कर पाता कि उसके स्पिरिचुअल पैलेस में 3rd लेयर एकदम डेंस हो चुका होता है और सोल पावर जाने लगी थी 4th फ्लोर में, यानी कि जियान सीधा वर्ल्ड रियल में ब्रेक थ्रू करने वाला होता है। टाइम आ चुका था फास्ट फॉरवर्ड करने का। हम सीधा अक्टूबर के महीने फोकस करते हैं। ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट पहले की तरह नियमों के हिसाब से चल रहा था, लेकिन एंडलेस फायर टेरिटरी की स्टेबलाइजमेंट की वजह से कई परेशानी खड़े करने वाले लोग भी खिंचाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग नई जनरेशन के थे। ये निकाइलिन बस कुछ ही एक्शंस में दबा देती है, लेकिन इसकी वजह से एंडलेस फायर टेरिटरी का नाम काफी फैलता है। एंडलेस फायर टेरिटरी के अंदर कई फोर्सेस एक साथ जुड़ी गई थी और इन्हें अलग विभागों में बांटा जाता है, जैसे मेडिसिन हॉल जो कि मेडिसिन रिफाइन कर देते हैं और कैस्टिंग हॉल जो कि वेपन्स को फोर्ज किया करते थे। इन सब के शानदार कोऑर्डिनेशन की वजह से टेरिटरी बहुत तेजी से ग्रो करती है। ज्वेलिंग माउंटेन रेंज के मेन माउंटेन के ऊपर जो जियान, काइलिन और म्यूइंग का मैनर होता है, अब ये तीनों बैकयार्ड में बैठे होते हैं। एक्चुअली में जो भी ट्रिबुलेशन वगैरह हुई होती है उसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था। सावले सारी ट्रिबुलेशन को ऑब्जर्व कर लेता है। काइलिन चुपचाप से पिछले कुछ समय में जो भी हुआ वो सब जियान को बता रही थी। जियान हम करके बोलते लगते एंडलेस फायर टेरिटरी को अब भी लंबा रास्ता तय करना है। वो साथ ही रिफाइन होने वाली पिल्स को काइलिन को दे देता है जैसे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। जियान को काइलिन के मेथड्स पे पूरा भरोसा था। वो अथॉरिटेटिव थी और बहुत से काम उसी के हाथ से बेहतर होते थे। काइलिन शाओक्लेन की सीक्रेट्स के बारे में बात करती है। वो कहती इस बार मुझे लगता है 2 शिफाइंग कॉन्टिनेंट और 2 कॉन्टिनेंट के कोर में हमें शाओक्लेन के रिगार्डिंग न्यूज मिल सकती है। 2 कॉन्टिनेंट ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल था। वहाँ टैलेंट के लेवल्स कुछ अलग ही होते हैं। एंडलेस फायर टेरिटरी के सपोर्ट के बावजूद भी इनका सामना करना अभी तो बिल्कुल आसान नहीं था। जियान उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसके एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके काइलिन पूछती तुम आगे करने क्या वाले हो। जियान रिप्लाई करता है अब टाइम आ चुका है जब मैं उस 100 ईयर अपॉइंटमेंट को पूरा करूं। शाओक्लेन की जो गार्डियन फोर्सेस हैं उनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। काइलिन ने अपने सर को हिला
मुस्कुराके बोलती इसके लिए भी सही समय नहीं है। वो समझाती है कि 2D कॉर्डिनेट के 4 कोऑर्डिनेट्स हैं और ज्वालिंग कोऑर्डिनेट आखिरी पायदान पे था। चाहे रिसोर्सेज हो या फिर स्ट्रेंथ, दोनों ही कम है। तुम्हारा अपॉइंटमेंट मेरे हिसाब से डूइन कोऑर्डिनेट से जुड़ा है जहाँ एंशिएंट प्लान्स रहते हैं। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ और बैकअप नहीं होगा, इतना बोलने के बाद एक सॉफ्ट आवाज में कहती है, जियान तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जियान के एक्सप्रेशन सीरियस थे। वो पूछता है तो मुझे करना क्या चाहिए। कालिन बोलती है टेंशिंग कॉन्टिनेंट पहला मिशन है। वहाँ एक होली फ्लेम है, इमोर्टल फ्लेम। ये फ्लेम तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट दिखा सकती है। अगर हम टेंशिंग कोऑर्डिनेट और हाउ हाई कोऑर्डिनेट की सपोर्ट पाले तो डूइन कोऑर्डिनेट की टॉप फोर्सेस से भी टकराने की पावर रखेंगे। जन मनी मन में कहता है टेंशिंग कोऑर्डिनेट इमोर्टल एम्परर फ्लेम। ये इमोर्टल एम्परर फ्लेम वही थी जो उसकी दूधी बॉडी से जुड़ी होती है। वहीं पे जियान ने कुछ समय पहले अनडेड फायर को हासिल किया होता है, जिसे इमोर्टल फ्लेम भी कहना गलत नहीं है, लेकिन इमोर्टल एम्परर फ्लेम नहीं थी। एलिन बताती है कि तुम्हारी एब्सेंस में ज्वालिंग कोऑर्डिनेट की ग्रोथ के पीछे टेंशिंग कोऑर्डिनेट का बड़ा हाथ है। चाहे रिसोर्सेज हो या फिर पावर, अभी वहाँ पे काफी ग्रैंड इवेंट्स हो रहे हैं। जैन को बात समझ में आ जाती है। वो बोलता लगता है मुझे पहले वहीं जाना चाहिए, लेकिन साइलिन वो हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं। साइलिन मुस्कान के साथ बोलती है तुम्हें फैंक्शन पवन की चिंगशन याद है, वही लड़की जिसके पीछे एक पावरफुल बैकग्राउंड था। जैन बोलता है हाँ याद है। साइलिन बताती है वो टेंशिंग कोऑर्डिनेट की रॉयल फैमिली की मेंबर है। जैन गहरी सांस लेता है, उसे मामला समझ में आया था। साइलिन आगे बोलती है ठीक है, बाकी मामले के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम टेंशिंग कोऑर्डिनेट पहुंचेंगे। जैन मुस्कुरा के बोलता है ठीक है। अब तक शाम हो चुकी थी और वो दोनों लेडीज को आराम करने के लिए बोलता है। उसकी बात को सुन के काइलिन और मिमी एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों जैन को अकेला छोड़ के अपने मैनर में चले जाते हैं। जैन बड़बड़ाते हुए बोलते लगता है मुझे फिर से झोपड़ी में ही सोना पड़ेगा। इसीलिए इस पवेलियन को वो झोपड़ी बोल रहा था क्योंकि घर में घुसना अलाउड नहीं है। हमारा सीधा फोकस होता है अगले दिन। अभी ज्वालिंग माउंटेन्स में एक अजीब सी शांति फैली होती है, जैसे यहाँ पे इंतजार किया जा रहा हो किसी इंपोर्टेंट फिगर का। पहाड़ों के बीच से जो पत्थरों के रास्ते थे, इन पे कई सैनिक तैनात हुए होते हैं। हम जो पावरफुल गार्ड्स के साथ एक सफेद घोड़े पे हैंडसम बंदे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो एक गार्ड बोलते हैं माय लॉर्ड ज्वालिंग कॉन्टिनेंट आ गया और एक क्वीन मेडुसा का मैनर है, क्या किसी को रिपोर्ट करने के लिए भेजें। वो सेंटर में चलने वाला व्यक्ति काफी अथॉरिटेटिव और रिफाइंड लगता है। ये साफ तौर पर ज्वालिंग कॉन्टिनेंट का मेंबर नहीं था। उसकी चाल ढाल और देखने का तरीका सब एकदम हाई क्लास लगते हैं। उसके औरे में एक अलग ही सोफिस्टिकेशन झलक रही थी। वो नीचे उतर के बोलते कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले इस माउंटेन की सीनरी का आनंद लिया जाए, ये हमारी टेंशिंग कॉन्टिनेंट से बिल्कुल अलग है। फिर वो पीछे मुड़ के ऑर्डर देता है ध्यान रखना कि हमें अपने मिशन को बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। उसकी आवाज एकदम डीप और इफेक्टिव होती है। वहीं पे अगर ध्यान दिया जाए इसके और के ऊपर तो ये एक 4 स्टार देव मॉडल था। क्या टेंशिंग कॉन्टिनेंट का ऐसा पावर हाउस यहाँ पे क्यों भेजा गया, इसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एट द सेम टाइम जियान की टोली जाएगी टेंशिंग कॉन्टिनेंट, और जब भी ऐसा कुछ होता है हम पहले जानते हैं कि जियान के दुश्मनों से मुलाकात पहले ही हो जाती है। ऐसा ही कुछ नेक्स्ट एपिसोड में भी होगा। वो आप सब गैस करके बताओ कि अगले पार्ट में जियान किससे पंगा लेगा या कौन जियान से उलझने वाला है, और आप उसे देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जैसे हम आगे भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाते रहें। और जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं किया जा रहा है वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जैसे शाम को रिलीज होने वाले अर्ली एक्सेस एपिसोड्स आपके पास कंटिन्यूअसली पहुंचेंगे। मेंबरशिप के भी 3 लेवल्स हैं। पहला है बेसिक लेवल जो कि हर किसी को मिलता है। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर, चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पे जो सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। हम काफी अर्ली मेंबर्स ओनली डिस्कशन भी रख रहे होंगे, ये आप डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहोगे। इस एपिसोड के लिए इतना ही, चलो हम कल मिलते हैं।